भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। 4 अफसरों पर गिरेगा जांच का आदेश। भ्रष्टाचार फ्रॉड की शिकायतों पर कार्रवाई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिया जायजा। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के निर्देश। हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में जोशीमठ बाजार बंद। व्यापारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक। जोशीमठ पहुंचे श्रद्धालुओं को हुई परेशानी। बरसात के साथ धीमी पड़ी केदारनाथ यात्रा की रफ्तार। बारिश से चलते पैदल मार्ग पर फिसलन बढ़ी। 2500 घोड़ा खच्चर भी वापस लौटे। केदारनाथ में घोड़े खच्चर को सिगरेट में भरकर पिलाया गांजा। केदारनाथ बद्रीनाथ चढ़ाई का वीडियो वायरल। पशुपालन विभाग ने दर्ज की एफआईआर। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 7 दिन आफत की बारिश की चेतावनी। श्रद्धालुओं को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं आम खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि डोईवाला से खबर है। G20 देशों के प्रतिनिधियों का देवभूमि का दौरा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का स्वागत। एसडीएम के नेतृत्व में सांस्कृतिक टीम ने भव्य स्वागत किया है। ऋषिकेश में होगी G20 समिट की बैठक। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर G20 समिट की बैठक ऋषिकेश में होगी। यह अहम खबर सामने आई है और जिसके चलते यहां पर आम लोग पहुंचे हैं और प्रतिनिधियों का देवभूमि का दौरा है। भव्य स्वागत की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भव्य स्वागत किया गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया है। और इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का स्वागत हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विदेशी मेहमानों का यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। और डोईवाला से खबर, जहां पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का हुआ भव्य स्वागत। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो विदेशी मेहमान पहुंचे, जहां पर सांस्कृतिक टीम ने इनका भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत की बात सामने आई है। एसडीएम के नेतृत्व में सांस्कृतिक टीम ने यहां पर भव्य स्वागत किया है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सांस्कृतिक टीम की ओर से भव्य स्वागत किए जाने की बात कही गई है। और फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ है। तो विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ, आम खबर। और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का सांस्कृतिक टीम ने भव्य स्वागत किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। और डोईवाला से खबर, G20 देशों के प्रतिनिधि जब देवभूमि के दौरे पर पहुंचे, उस दौरान उनका किस तरीके से स्वागत किया गया है, वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एसडीएम के नेतृत्व में सांस्कृतिक टीम यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचे और भव्य स्वागत करते हुए यहां पर ये लोग नजर आए हैं। ऋषिकेश में G20 समिट की प्रतिनिधियों का दौरा, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको बता दें, डोईवाला से खबर है, जहां पर G20 टीम के प्रतिनिधि जब पहुंचे, उस दौरान उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है, वो इन तस्वीरों में आपने देखा है।
और हमारे साथ में राजकुमार अग्रवाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजकुमार, G20 समिट की बैठक में जब प्रतिनिधि पहुंचे उस दौरान भव्य स्वागत हुआ सांस्कृतिक टीम की ओर से। बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड एक बड़े आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है, गवाह बनने जा रहा है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मेलन है जो कि 25 तारीख से 28 तारीख के बीच चलने वाला है। और ऋषिकेश में तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि गंगा घाट पर के पास ही कार्यक्रम होना है। तो तमाम तैयारियों को तैयारी को जो है अंतिम रूप दे दिया गया है। और आज सुबह 8 बजे से ही जो विदेशी मेहमान थे G20 ग्रुप से जुड़े हुए, वो उन लोगों का आना शुरू हो गया है। तो आज ब्राजील के तमाम प्रतिनिधि पहुंचे थे। इसके बाद लगातार इनके आने का सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि ग्रुप 20 यानी कि जो ये ग्रुप 20 के देश हैं, उनके तमाम प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली से भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी कमी ना रह जाए इस कार्यक्रम में। क्योंकि अभी 1 महीने पहले की बात है जब एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार ने आयोजित कराया था, तो हवाई पूरे देश में हुई थी कि उत्तराखंड में जो है तमाम तरह की सुविधाएं हैं, यहाँ पे हर कार्यक्रम हो सकता है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर जो स्वागत है वो किया गया है। लेकिन क्या ये जो देवभूमि में G20 टीम के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, क्या यह अभी कुछ दिन रुक सकते हैं? क्या शेड्यूल इनका होने वाला है? वो देखिए, क्योंकि आज से विदेशी मेहमानों को आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगले यानी कि 28 तारीख तक ये लोग यहीं उत्तराखंड में रुकने वाले हैं। ये ऋषिकेश में रहकर ये लोग कार्यक्रम में प्रतिभा करेंगे। और क्योंकि इस कार्यक्रम का एजेंडा ही विकास को रखा गया है कि कैसे राज्यों का विकास आगे बढ़ाया जाए, देश कैसे आगे बढ़े, लोगों को कैसे विकास से जोड़ा जाए, इन चीजों को लेकर ये पूरा कार्यक्रम है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और लगातार देश के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। आज अगर मैं डोईवाला जलग्रहण एयरपोर्ट की बात करूँ तो छोला नृत्य, जो कि कुमाऊं का बेहद प्रसिद्ध नृत्य है, उसके द्वारा आकर्षित किया गया इन विदेशी मेहमानों को। विदेशी मेहमान भी अपने मोबाइल से इनकी वीडियो बनाते देखे गए। और क्योंकि एसडीएम डोईवाला के नेतृत्व में इनका आज स्वागत किया गया है, उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इनको ऋषिकेश भेजा गया है। यहाँ पर ये फिलहाल अभी 4-5 दिन तक रुकने वाले हैं। तो एक बड़ा आयोजन है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। काफी अच्छी व्यवस्था जुटाई ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, अधिक जानकारी के लिए। अहम खबर आपको बता दें डोईवाला से, जहां पर G20 देशों के प्रतिनिधियों का देवभूमि का दौरा, और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे उस दौरान सांस्कृतिक टीम ने किस तरीके से इनका भव्य स्वागत किया है वो भी इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें जहाँ पर भव्य स्वागत हुआ है टीम का, और एसडीएम के नेतृत्व में सांस्कृतिक टीम ने इनका भव्य स्वागत किया है। तो उस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें, यहाँ पर टीम की ओर से भव्य स्वागत की बात सामने आई है। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 7 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रशासन एवं आपदा प्रबंधक को सतर्क रहने की नसीहत दी है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की चेतावनी है। मानसून के 2 दिनों में उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। तो लोगों को यात्रा से बचने की बात कही गई है और प्रशासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की नसीहत दी गई है। तो प्रशासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की नसीहत दी गई। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर देहरादून, टिहरी, नैनीताल में अलर्ट घोषित किए जाने की बात सामने आई है। और आज और कल को भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। आम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी। और अंकित काला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है और आने वाले वक्त में मौसम बिगड़ सकता है, क्या जानकारी है? क्या मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित होने वाला है? बिल्कुल गरिमा, इसके पूरी उम्मीद है कि जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है उसी के तहत कहीं ना कहीं राज्य का जो मौसम है वो देखने को मिलेगा। इस वक्त हम राजधानी देहरादून की बात कर रहे हैं तो कल से ही यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा आज भी जो है भारी बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा जो पहाड़ की यात्रा करने वाले जो लोग हैं विशेषकर उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और अगर जरूरी ना हो तो फिलहाल अपनी यात्रा को टाल सकते हैं। इस तरीके से मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है गरिमा। और अगले 7 दिन जो है वो उत्तराखंड के लिए काफी भारी रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को विशेषकर सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। और कल देर रात भी आपदा प्रबंधन विभाग की यहाँ पर देहरादून में बैठक चलती रही और इसके अलावा भी तमाम जिलों में आपदा प्रबंधन की बैठक चलती रही, क्योंकि लगातार जो कंट्रोल रूम है वहां पर फोन आ रहे हैं, क्योंकि नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी ऐसी चेतावनी है कि तेज आंधी आ सकती है। इसके अलावा भारी बारिश हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए शासन प्रशासन भी अपनी ओर से सतर्क है और जो लोग पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं उनको विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। की ओर से बढ़ती जा रही है। अंकित, चारधाम की यात्रा भी लगातार जारी है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवभूमि में पहुंचे हुए हैं। क्या उनको भी इस बदले मौसम के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल गरिमा, करना भी पड़ रहा है और जो तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही है यातायात को लेकर के। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं। और मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी करीब करीब सप्ताह भर जो है इसी तरीके की परेशानी की आशंका जताई है, जहां पर कि मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश की वजह से जगह जगह जो मार्ग है वो अवरुद्ध देखने को मिलेंगे, लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई है गरिमा, तो ऐसे में आने वाले समय में जो चारधाम की यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए समस्या काफी हद तक बढ़ने वाली है। और न सिर्फ श्रद्धालु के लिए बल्कि शासन प्रशासन के लिए भी, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कैसे चारों धामों के दर्शन कराया जाए और किस तरीके से यात्रा मार्गों को सुरक्षित बनाया जाए। तो ऐसे में सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए भी एक काफी चुनौती ये इस समय मौसम जो है वो देने जा रहा है। और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होना ये अपने आप में चिंता की बात है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम का रुख क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, नैनीताल और इसके अलावा भी तमाम अन्य जनपद हैं जहां पर की भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 1 सप्ताह तक इसका जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बारिश और मौसम के बदलने का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। लेकिन अंकित, एक तरफ चारधाम यात्रियों को लेकर हमने बात कर ली, कुछ किसानों को इस बारिश से फायदा हो रहा है, जबकि कुछ किसानों के लिए ये बारिश आफत की बारिश बन गई है। ऐसे में उनके लिए भला कितना असर उन पर इस बारिश का होने वाला है? बिल्कुल गरिमा, देखिए जो ये बारिश की हम बात करें तो इससे निश्चित ही किसानों के चेहरे खिले हैं और अच्छी बारिश की वजह से जो आने वाले के जो बुआई का जो समय है उसमें एक अच्छी फसल जो है वो होने की संभावना है। और मौसम विभाग ने 1 से 2 दिनों के भीतर उत्तराखंड में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। तो ऐसे में ये किसानों के लिए भी काफी मुफीद है। और कहीं ना कहीं हालांकि जो यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जरूर सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है। तो 1 से 2 दिनों में मानसून भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए भी ये बारिश काफी बेहतर मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम खबर जहां पर मौसम बदला है और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी लगातार जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से जो ये चेतावनी जारी की है इसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम अभी से बदला हुआ है, कई जगहों पर झमाझम बारिश भी देखी जा रही है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार देहात में बारिश दूसरे दिन भी लगातार जारी है। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, गन्ने व धान फसलों को फायदा होगा। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ हम खबर आपको बता दें, गन्ने व धान फसलों को फायदा होगा। तो गन्ने और धान की फसलों को होगा फायदा। यहाँ हम खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से तापमान में गिरावट आई है। तो इस भारी बारिश से तापमान में गिरावट आई है और किसानों के चेहरे बारिश में खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो इस भारी बारिश में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। धान व गन्ने फसलों को इससे फायदा भी होने की बात कही जा रही है। आम जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार देहात में बारिश दूसरे दिन भी लगातार जारी है। रामगोपाल हमारे साथ लक्सर से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई व्यापारी ऐसे हैं जो इस भारी बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से लगातार 2 दिन से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, हालांकि किसान इसको पहली मानसूनी बारिश बता रहे हैं क्योंकि फायदा किसानों को जरूर पहुंचने वाला है। इस समय जो धान की रुपाई है, कहीं ना कहीं किसान वो इस बारिश से जो है अपनी कर सकेंगे, यानी कि किसानों को लगातार जिस तरीके से भारी यानी कि प्रचंड गर्मी का जो सामना करना पड़ रहा था, आम लोगों को भी भारी जो कहीं ना कहीं गर्मी देखने को मिल रही थी, जिससे लोगों को जो परेशानी है कहीं ना कहीं वो जरूर सामने उठानी पड़ रही थी। अब जिस तरीके से लगातार यानी कि कल से और आज बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगले 6-7 दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने भारी बारिश का जो रेड अलर्ट है वो जारी किया है। हालांकि जो किसान है वो अब जो है इस बुआई यानी कि जो ये मानसूनी जो बारिश बताई जा रही है, इससे जो है जरूर अपनी जो धान की रुपाई है वो कर सकेंगे, और साथ में जो गन्ने की फसल है किसानों की, कहीं ना कहीं उसको भी जो है फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इस समय जो है किसानों को पहले जिस तरीके से बारिश से पहले लगातार अपने जो फसलें हैं उनकी सिंचाई करनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं उससे जरूर जो है निजात मिल पाएगी। साथ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गरिमा, देखिए कुछ किसानों को जरूर फायदा यहाँ पहुंच रहा है, लेकिन बात करें जो ये यानी गंगा तटीय क्षेत्र से जो किसान अपनी खेती बाड़ी करते हैं, कहीं ना कहीं उनको जरूर नुकसान होने की जो संभावना है वो बनी हुई है, क्योंकि लगातार हम लक्सर देहात क्षेत्र की यदि हम बात करें, क्योंकि बालावाली गंगा का लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबा जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त पड़ा है, यानी कि 2019 से जो है उसकी जो ढिंगार कहीं ना कहीं वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से किसानों की हजारों बीघा जो कृषि भूमि है वो जलमग्न हो जाती है। यदि गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो सकती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रामगोपाल, इस बारिश ने भीषण गर्मी से आम जनमानस को राहत जरूर पहुंचाई है, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव का शिकार लोगों को होना पड़ रहा था, और अब मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों को राहत मिल रही है। बिल्कुल, पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार गर्मी हो रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, प्रचंड गर्मी से जो है परेशानी जरूर उठानी पड़ रही थी। पिछले यानी कि कल से जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हुई, और आने वाले एक सप्ताह तक जिस तरीके से मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी की हुई है कि आने वाले एक सप्ताह तक जो भारी बारिश है वो कई प्रदेशों में जो है देखने को मिलेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी इसी अलर्ट को देखते हुए साथ में जो संबंधित अधिकारी हैं, यानी कि क्षेत्र से जिस भी क्षेत्र से यानी कि पूरे जो जिले के जिला अधिकारी हैं उनको भी जो है दिशा निर्देशित किए हुए अधिकारियों द्वारा कि जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश से उफान पर आ सकते हैं, यानी कि सतर्कता बरतने के जो हिदायत जरूर दी गई है। साथ में जो किसान है कहीं ना कहीं उनको जरूर फायदा यहाँ गरिमा पहुंचने वाला है। बिल्कुल, इस भारी बारिश से लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर, जहां पर हरिद्वार देहात में भारी बारिश से दूसरे दिन भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है, और लगातार ये बारिश अभी भी जारी है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार जारी इस बारिश से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डोईवाला के केशवपुरी में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। कल देर शाम जब दोनों बच्चियां घर पर दिखाई नहीं दी तो दोनों की तलाश शुरू हो गई। तलाश के दौरान घर के भीतर दोनों बच्चियां रजाई के नीचे मरी हुई अवस्था में मिली हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मासूम बच्चियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि आरोपी पिता मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरे बच्चे 8 बजे की बात है, 8 बजे की बात है। 7 बजे ढूंढ रहे थे ना, तो 8 बजे हम आया कबाड़ा वाला से, तो हम सौसे ढोराम कह के हमारे लड़का का हमारा पोतिया के देखा, हमारे पोतिया के घर सबके घर में ढूंढ रहे थे। कोई नहीं बेटा, 2 बेर 3 बेर वहाँ गया, वहाँ से नहीं बेटा, तब क्या मन आया बाहर कुंडी खोल के, तो बाहर में कुंडी लागल। रोजो जाए छे हमरा दुकान पर, पता नहीं कहाँ नहीं आ गया कबाड़ नहीं, तब से नहीं मिला लड़का हमारा। कोई नहीं है, नहीं कमाने वाला, हमारे घर वाला नहीं कमाने वाला, बहुत 2 महीना पाल रहा बच्चे, हमारे कोई नहीं है, सब फरार है। दुर्गा
और क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र देहरादून में 13 जून को घर में मृत पाए गए दंपति की हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को मृतक महिला के भाई ने ही अंजाम दिया। वो जीजा से रंजिश रखता था और बहन के घर नन्हे मेहमान के आगमन के 2 दिन बाद उसने बहन और जीजा दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों शवों के बीच नवजात 3 दिन तक पड़ा रहा था। आरोपी ने मौके पर बच्चे को यह समझकर छोड़ दिया था कि वो खुद मर जाएगा। डीआईजी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया है। अवशत ने बताया कि शहबाज उसकी गाड़ी लेकर गया था, वहां से सुबह 4 बजे ही वापस आ गया। शक होने पर पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की तो शहबाज ने अपना जुर्म कबूल लिया। लेकिन जब इसकी तहकीकात हमने करी, इसके परिजनों ने जब दोबारा हमको एक एप्लीकेशन दिया और लोग शक जाहिर कर रहे थे। इसकी फर्दर जब हम लोगों ने जांच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा समेत पीएमओ के अन्य अफसरों ने सीएम आवास देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने मुख्यमंत्री के साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पीएम के सलाहकार अमित खरे, उप सचिव मंगेश घड़ियाल और राज्य की ओर से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष कार्याधिकारी श्री केदारनाथ बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट वर्कर्स भास्कर खुलबे भी मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर मिले। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में मुलाकात कर हरिद्वार जनपद के रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत बेड़ला गांव में अनुसूचित जाति परिवार के साथ घटी घटना के बारे में जानकारी करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग की। और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बेड़ला गांव की घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बेड़ला गांव में दलित परिवार के साथ घटी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करती है। सीएम साहब के आने के बाद नहीं बनाएंगे। हमने मांग की है कि जो ये घटनाक्रम घटा है और इसकी जांच होनी आवश्यक है और जांच पुलिस से ना हो, क्योंकि पुलिस की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध रही है। पंकज जिसकी मृत्यु होती है उसके परिजन लगातार पुलिस के पास जा रहे थे, कह रहे थे कि साहब हमारी एप्लीकेशन लीजिए, हम इसमें 302 के तहत इसमें जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के आधार पर ही मुकदमे की लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने पूरे दिन उनका एप्लीकेशन नहीं लिया। उसके बाद ना पिता, ना माता, ना पत्नी किसी के एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया। उन्हीं के परिजन जो दूसरा है उसको लेके एक नेता विशेष के कहने पर एक फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन ली गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 28 जून तक स्थिति स्पष्ट करके कोर्ट को अवगत कराए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 जून की तिथि नियत की है। बता दें कि बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समिति खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का चुनाव जुलाई 2018 में 5 सालों के लिए हुआ था, जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। याचिका में कहा गया कि कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की है। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 और सहकारी समिति नियमावली 2004 में भी प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह पहले चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया और सरकार समितियों के ऊपर प्रशासक नियुक्त करना चाह रही है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समितियों के चुनाव तय समय सीमा में कराने के आदेश सरकार को दिए जाएं। में प्रावधान है कि 5 साल से पूर्व आप चुनाव करा के देंगे, लेकिन सरकार की मंशा यह है कि चुनाव कराने का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में पिछले वर्ष जो 2018 में चुनाव हुआ था उसका कार्यकाल 23 जुलाई 2023 को खत्म हो रहा है। कायदे अनुसार जो कानून की जो व्याख्या है, कानून की व्याख्या के अनुसार आपको 2 माह पूर्व ही नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। उत्तराखंड सहकारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जबकि 14 जून को इनकी मीटिंग थी। मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। में कोर्ट ने उत्तराखंड सहकारी ट्रिब्यूनल एवं राज्य सरकार से पूछा है, इंस्ट्रक्शन मांगे हैं, बुधवार तक के लिए समय दिया है उनको कि जवाब दें क्यों नहीं आपने चुनाव की अधिसूचना जारी की है। और उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।